सानवी रूहान एपिसोड 4। अब आगे। सानवी अपने ही सोच में गुम थी कि तभी वहां पर ज्योति आई और सानवी को देख जोर से बोली, सानू ये तेरे होठों को क्या हुआ? ज्योति के ऐसे पूछने पर सानवी का चेहरा अजीब सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे, कैसे कहे कि ये काम उस डोमिनेटिक भेड़िया का था जो शिकार हाथ लगने पर जैसे हवसे हो जाता है, वैसे मेरे होठों पर हो गया था। हाय रे मेरे होठ, हे भोलेनाथ, कितना दर्द हो रहा है। सानू सानू कहाँ खो गई यार, बता क्या हुआ तेरे होठों को? ज्योति ने परेशान होकर पूछा। ज्योति की बात सुनकर सानवी खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, अरे ये हाँ वो मधुमक्खी। खुश होकर बड़ी सी मधुमक्खी ने काट लिया। सानवी की बात सुनकर गिरिजा जी और समीरा भी सानवी के नजदीक आ गई और उसे परेशानी से देखने लगी, जिसे देख सानवी ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, वो ठीक हो जाएगा। गिरिजा जी, हाँ बेटा, खाना खाने के बाद आइस क्यूब से सेक लेना। सानवी प्यारी सी मुस्कान ले बोली, जी काकी साहब। गिरिजा जी सानवी के बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, अब मासा कह दो बेटा, काकी सा सुन सुनकर पक गई हूँ मैं। सानवी आंखों में नमी लिए बोली, जी मासा। कुछ वक्त बाद डाइनिंग रूम। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी सभी के कानों में पायल की झनकार सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ चली गई जहां से सानवी आ रही थी। रूहान ने भी उसे तिरछी नजरों से देखा तो देखता रह गया। इस वक्त उसने आसमानी रंग की सिंपल साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस मांग में सिंदूर, गले में रूहान के नाम का असली डायमंड का मंगलसूत्र, लंबे बालों की ढीली सी चोटी, हाथ में शादी का चूड़ा। उफ, इतने में ही सानवी का रूप खिल उठा था। उसे ऐसे देख रूहान के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वो धीरे से बोला, उफ तबाही। वीरेन ने जब देखा रूहान उसी को देख रहा है, उसने रूहान को हल्का सा धक्का देकर कहा, बस कर भाई, तेरी ही है। वीरेन की बात सुनकर रूहान ने सानवी पर से नजर हटाते हुए कहा, मेरी है इसलिए उसे देखने का मेरे पास पूरे राइट्स है। रूहान की बात सुनकर वीरेन का मुंह बन गया और वो धीरे से बोला, तुम्हारी हरकतें पागलों की तरह हो रही है रूहान ने अपने होठों को टेढ़ा करते हुए सानवी को देख कर सिर्फ हम कहा। सानवी आकर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हो गई, जिसे देख रूहान ने उसे अपनी दबंग आवाज में कहा, यहाँ आकर बैठो। सानवी को उसके पास बैठना नहीं था, पर अब सबके सामने क्या कहती, इसलिए वो जाकर रूहान के पास वाली चेयर पर बैठ गई। रूहान के राइट साइड वीरेन बैठा हुआ था। सानवी के बैठते ही सबने खाना स्टार्ट कर दिया। खाते वक्त रूहान की नजर बार बार सानवी के ऊपर जा रही थी, जिसे देख वीरेन ने भी गौर से सानवी को देखा। फिर उसने रूहान को देखा। अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो सानवी से बोला, वैसे भाभी, आपके ये होठों को क्या हुआ? काफी ज्यादा सूजे हुए लग रहे हैं। वीरेन की बात सुनकर सानवी एकदम से हड़बड़ा गई और फीकी से हंसी हंसने लगी, जिसे देख समीरा बोली, ओ भाई, भाभी के होठों पर बड़ी सी मधुमक्खी ने काट लिया। हाउ सैड ना। पर पता नहीं हमारे घर में इतनी बड़ी मधुमक्खी आई कहाँ से। समीरा की बात सुनकर गुहान के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। वही सानवी का पूरा चेहरा लाल हो गया। रूहान ने हल्का सा सानवी की तरफ झुककर अपने धीमी मगर कर्कश आवाज में बोला, मधुमक्खी, अब आज रात इससे भी बड़ी मधुमक्खी आ जाएगी, तो तैयार रहना माऊ। रूहान के ऐसे झुकने से सानवी की सांसें तेज हो गई थी। उसके नाक में रूहान के परफ्यूम की स्मेल इस तरह महक रही थी मानो उसके चारों तरफ बस एक ही खुशबू रह गई हो। सब लोगों ने खाना खा लिया था। दुर्गा देवी जी ने सबको देखा और कहा, हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। उनके ऐसे कहने से रूहान की आंखें छोटी हो गई और वह उन्हें देखते हुए बोला, अब हम कहाँ जा रहे हैं? दुर्गा देवी ने उसे देखा और कहा, अब शादी हो तो हो गई ना, अब हमें हमारे कुल देवताओं का आशीर्वाद लेना है, इसलिए हमें कल सुबह यहाँ से निकलना है। रूहा ने अजीब सा चेहरा बनाया और कहा, जाना जरूरी है क्या? दुर्गा देवी ने उसे एक डेविल स्माइल दी और कहा, अगर तुझे तेरी बीवी तेरे कमरे में चाहिए तो तुझे यह भी रस्म पूरी करनी होगी।
दुर्गा देवी की बात सुनकर वीरेन जोर जोर से हंसने लगा। वही रूहान ने उन्हें अजीब सी स्माइल देते हुए कहा, दुर्गा देवी, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है तुम सच में अब चंडी बन रही हो, वह भी मेरी शादीशुदा जिंदगी की? दुर्गा देवी ने उसे इग्नोर किया और कहा, चुपचाप जाकर सो जाओ, ये तुम्हें तुम्हारी दादी माँ से उलझने की सजा है, समझ लो। इतना कहकर दुर्गा देवी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद गिरिजा जी बोली, बेटा तुम आज भी ज्योति के साथ ही रहना। सानू ने खुश होकर अपना सर हिलाया और कहा, जी मासा। उसे इतना खुश देखकर रूहान की आंखें छोटी हो गई और वह उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है मुझसे दूर रहने की खुशी में तुम्हारे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही नूर छाया हुआ है? रूहान की ऐसी बात सुनकर सानवी हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठने लगी, जिसे देखकर रूहान उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जब तक मैं उठ नहीं जाता तुम मेरे साथ यही बैठी रहोगी। रूहान की बात सुनकर सानवी मन मारकर वहीं पर बैठी रही। कुछ देर बाद जब रूहान का खाना खत्म हुआ तब रूहान वहां से पैलेस के बाहर चला गया। उसके पीछे ही वीरेन भी चला गया। सानवी और ज्योति गेस्ट रूम में चली गई। रूम में आ जाने के बाद ज्योति ने कमरे का दरवाजा लॉक किया और फिर उसे देखते हुए बोली, तुमने शादी क्यों की सानू? कोई जरूरत ही नहीं थी तुम्हें इस शादी में उलझने की। सानवी ने उसे देखा और कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं है, वैसे भी आज ना कल कभी तो मुझे मेरी शादी करनी ही थी, तो अभी हो गई। ज्योति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, जल्दी बताओ सानू, तुमने ऐसा क्यों किया? सानू ने उसे नमी भरी आंखों से देखा और कहा, सारी चीजें बताना जरूरी है क्या? उसके ऐसे कहने पर ज्योति बोली, अच्छा तो अब तुम मुझसे बातें छुपाओगी, सही है। सानवी ने उसे देखा और फिर बेड पर लेट गई। उसने तकियों में अपना मुंह छुपाया और अपने मन में बोली, अगर तुम्हें सच बताती तो तुम कैसे रिएक्ट करती ज्योति? मैं अब तुम्हें और कोई दुख नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ आरएसआर इंडस्ट्री आरएसआर इंडस्ट्री बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, इतनी बड़ी मानो वो आसमान को छू रही हो। पूरी बिल्डिंग कांच से बनी हुई थी, जो आरएसआर वर्ल्ड से डिजाइन की हुई थी। रूहान और वीरेन इस वक्त बिल्डिंग के छत पर थे। ऊपर खुला आसमान जिस पर चांद की रोशनी फैली हुई थी और नीचे बेंगलुरु का पूरा शहर दिख रहा था, जो रोशनी से जगमगा रहा था। इस वक्त वो व्यू जन्नत की सैर करा रहा था। रूहान और वीरेन रेलिंग के बीच पर पैर लटकाकर बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच वाइन रखी हुई थी और कुछ खाने की चीजें। वीरेन ने रूहान को देखते हुए कहा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। भाभी कहाँ रहती है वो भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ पढ़ने आई है। रूहान ने गंभीर होते हुए कहा, सब कुछ पता चल जाएगा, बस अपना काम करो, बाकी मैं देखता हूँ अपने माऊ से कैसे सच का पता लगाना है। रूहान की बात सुनकर वीरेन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अब ये माऊ कौन है? रूहान ने अपने होठों के कोनों को टेढ़ा किया और वाइन का एक सिप लेते हुए बोला, वही मेरा बिल्ली का क्यूट सा बच्चा। वीरेन ने हंसते हुए कहा, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे पहली बार प्यार में पड़ रहा है। रूहान ने दूर तक फैले शहर को देखते हुए कहा, दे आर वेरी डिफरेंट, बीइंग अराउंड हिम गिव्स ऑफ अ डिफरेंट वाइफ। सुकून, बहुत सारा सुकून है उसके पास, और सबसे बड़ी बात, वो इस रूहान सिंह राणा के दिल में बस रही है। न आस थी न पास थी, जाने ऐसे कहा चुप कर हमें तड़पा रही थी। मन्नत नहीं मांगी थी खुदा से, पर उसके मिलने की चाहत रखी थी। मिल गई वो ऐसे मानो बिन मौसम बरसात हो। न जिस्म की चाह रखी थी न रूह को ख्वाहिश की थी, फिर भी आ गई वो जैसे रेगिस्तान में नारियल का पेड़ हो। उफ कमबख्त, ये इश्क का पता नहीं पर जीने की वजह बन रही हो। रूहान की लाइन सुनकर वीरेन शॉक होकर उसे देखता रह गया और वो रेलिंग का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसने वाइन का ग्लास हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से रेलिंग पकड़ते हुए बोला, हे बेंगलोर वालों, सुनो सुनो, मेरा दोस्त भाभी के नशे में शायर बन रहा है। ये शायर तो नहीं मगर है भाभी, जब से देखा तुमको तब से मेरे दोस्त को शायरी आ गई। हा हा हा, रूहान बेटा तू तो गया।
रूहान भी हल्का-हल्का मुस्कुरा रहा था। वो दोनों अपनी ही मस्ती में गुम थे। तभी रूहान का फ़ोन रिंग होने लगा। उसने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से देव ने उसे कुछ कहा, जिसे सुनकर रूहान के माथे की नसें फूल गईं और वो वीरोन को लेकर राना पैलेस की तरफ चला गया। रात 1 बजे रूहान की गाड़ी आकर राना पैलेस के सामने रुक गई। गाड़ी रुकते ही रूहान जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और तेजी से पैलेस के अंदर चला गया। वो सीधा गिरीश जी के कमरे की तरफ चला गया। आंखों में हल्का नशा था, लेकिन फिर भी उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसने पी हुई है। उसने जाकर गिरीश जी के कमरे का दरवाजा नॉक किया। लगभग 5 मिनट बाद गिरिजा जी ने कमरे का दरवाजा ओपन किया। कमरे के बाहर इतनी रात को रूहान को देखकर वो एकदम से घबरा गई और परेशानी से बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ? रूहान ने अपनी माँ को देखा और फिर बोला, फादर को बुला लीजिए मॉम, मुझे उनसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। इट इज वेरी अर्जेंट। रूहान को इतना गंभीर देख गिरिजा जी ने जल्दी से कमरे के अंदर चले गए और गिरीश जी को उठा दिया, जिसे देखकर रूहान कमरे के अंदर आया और गिरीश जी के सामने खड़ा होकर बोला, फादर, आई एम गोइंग टू यूरोप, इट इज एन इमरजेंसी। कितनी देर लगेगी? आई डोंट नो। गिरीश जी ने उसे देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, लेकिन हमें आज बाहर जाना था, क्या तुम भूल गए? रूहान ने उन्हें देखकर कहा, फादर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, इट इज वेरी अर्जेंट। गिरीश जी वक्त की नजाकत देखते हुए बोले, ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम सानू बेटी को छोड़कर चले जाओगे, अच्छा लगता है क्या? गिरीश जी की बात सुनकर रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और अपनी दमदार आवाज में बोला, नो फादर, शी इज ऑल्सो कमिंग विथ मी, मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। गिरीश जी ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। 6 महीने तक इस बात को बाहर नहीं निकल सकते। रूहान ने उन्हें कुछ नहीं कहा और फिर गिरिजा जी और गिरीश जी के पैरों को छूकर तेजी से सानवी के जिस कमरे में थी उस तरफ चला गया। सानवी का कमरा। सानवी और ज्योति आराम से सो रही थी। उसके बाद उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। दोनों आराम से सोई हुई थी कि तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिसकी आवाज सुनकर ज्योति जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और दरवाजा खोलने के लिए चली गई। ऐसे मामलों में कभी भी ज्योति सानवी का दरवाजा खोलने के लिए नहीं भेजती थी, ऐसे उसे ऑर्डर ही थे। जैसे ही ज्योति ने दरवाजा खोला, अपने सामने रूहान को देख ज्योति के हाथ पैर लटपट करने लगे। रूहान का ऑरा ही ऐसा था कि जितना वो दिखने में हैंडसम था, जितना उसे देखकर लड़कियां पागल होती थी, उतना ही उसका डरावना उसका ऑरा था। एक अलग ही वाइफ आती थी उसके अंदर से, जो किसी को भी मोहित कर सकती थी और किसी को भी डरा सकती थी। इस वक्त जिस सिचुएशन में रूहान उसके सामने खड़ा था, वो सच में डरावना लग रहा था। वह सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही गुड बॉय था। जैसे ही ज्योति ने कमरे का दरवाजा खोला, रूहान ने अजीब सा चेहरा बनाया, क्योंकि उसे लगा था कि दरवाजा सानवी खोलेगी। फिर भी उसने ज्योति को इग्नोर किया और फिर उसे देखते हुए बोला, सानवी कहाँ पर है? रूहान के ऐसे पूछने पर ज्योति ने कमरे के अंदर इशारा किया, जिसे देख रूहान तेज कदमों के साथ कमरे के अंदर चला गया। जैसे वो कमरे के अंदर आया, सामने सो रही सानवी को देखा, उसका दिल धक धक करने लगा और उसके दिल में हलचल सी मच गई। अपने आप उसके मुंह से निकल गया, मेरा बिल्ली का क्यूट सा बच्चा। वो एकटक उसे देख रहा था। सानू इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा तकिए पर एक साइड था, जिससे उसका एक साइड का गाल तकिए के बीच दबा हुआ था और उसका हल्का सा मुंह खुला हुआ था, जिससे वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, जिस कारण उसका चेहरा और भी खिला हुआ लग रहा था। रूहान आंखों में जुनून और चमक लिए उसे देखे जा रहा था। तभी उसके जेब में रखा फोन बजने लगा, जिससे वह होश में आया और उसने सानवी को आवाज लगाई, लेकिन सानवी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने एक नजर सानवी को देखा और फिर अपनी दबंग आवाज में बोला, सानवी उठ जाओ। लेकिन सानवी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। रूहान को ऐसे देख ज्योति बोली, वो ऐसे नहीं उठेगी। जब भी वो बहुत ज्यादा थकी होती है, उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। रूहान ने ज्योति की बात को नोटिस किया और झट से सानवी को ब्लैंकेट से गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर बाहर चला गया। जब बाहर आया, उसका हेलीकॉप्टर तैयार ही था, पर सबकी आंखें रूहान पर जमी हुई थी। देव भी रूहान को आंखें फाड़ देख रहा था।
रूहान की बहुत गर्लफ्रेंड थी पर आज तक किसी को ये ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। रूहान बस सबके साथ टाइम पास करता था, वो भी जब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था। आज उसे सान्वी को ऐसे लेकर आते हुए देख सबकी आंखें लगभग बाहर ही आ गई थी और सब समझ गए थे अब सान्वी बहुत स्पेशल है। देव जल्दी से होश में आया और आगे बढ़ते हुए बोला, किंग बॉस, सब कुछ रेडी है। रोहन ने देव को देखा और अपनी जबरन आवाज में बोला, हम हेलीकॉप्टर से नहीं, जेट से जा रहे हैं। रोहन की बात सुनकर देव ने एक नजर उसे देखा और कहा, लेकिन किंग बॉस, जेट से हमें जाने में देरी हो जाएगी। रोहन ने अपनी जलती हुई नजर देव के ऊपर डाली और कहा, सभी जेट्स को इस वक्त के लिए रोक दो। मौसम अच्छा है, फ्लाइट से जाने में कोई देरी नहीं होगी। इट्स माय ऑर्डर देव। रूहान की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी और करारी थी कि देव, जो यहाँ आने पर खुश था, क्योंकि यहाँ आने के बाद रूहान थोड़ा शांत हो जाता था। उसकी डेविल साइड और वह क्यों क्रूअल है ये सिर्फ और सिर्फ देव, वीरेन और उसके बॉडीगार्ड्स को ही पता था। फैमिली में किसी को भी पता नहीं था कि असल में रूहान क्या चीज है। गिरीश जी को उसके बारे में पता था, लेकिन सच में उसका बेटा कितना ज्यादा बेदर्द है उसके बारे में उन्हें कुछ खबर नहीं थी। और उन लोगों को पता था जो बेदर्दी से उसके पंजे में आ जाती थी। रूहान की करारी आवाज सुनकर देव ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और कहा, यस किंग बॉस, मैं अभी करता हूँ। इतना कहकर उसने गार्ड्स को इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही रूहान की कार उसके सामने आकर रुक गई। रूहान धीरे से सानवी को लेकर गाड़ी में बैठ गया। वह हमेशा से गाड़ी में बहुत ही रौबदार तरीके से बैठता था, लेकिन आज सानवी के होने के बाद सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि रूहान बहुत ही स्मूथली कार में बैठा था, लेकिन उसका आकर्षण कुछ कम नहीं हुआ था। रूहान के गाड़ी में बैठते ही सारी गाड़ियां हवा से बातें करते हुए एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, रूहान सानवी को लेकर जेट में बैठ गया। सानवी अभी भी थोड़ी सी चुलबुल करते हुए रूहान के सीने पर सर रखकर सोई हुई थी। उसे किसी बात की खबर नहीं थी। गाड़ी में बैठने के बाद भी सानवी को पता नहीं चला, क्योंकि रूहान की सारी कार साउंड प्रूफ और बुलेट प्रूफ थी, जिस कारण उसे आराम से लेकर जा रहा था। जेट में बैठने के बाद रूहान उसे लेकर सीधा उसके प्राइवेट केबिन में चला गया। उसने सानवी को धीरे से बेड पर लेटा दिया और प्यार से उसे देखने लगा। उसने ब्लैंकेट को ठीक किया और सीधा बाहर चला गया। बाहर आते ही रूहान सीट पर रौबदार तरीके से बैठ गया और देव को अपनी कातिल निगाहों से घूरने लगा, जिसमें इस वक्त सिर्फ ज्वाला भड़क रहा था। जिसे देख देव ने कहना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे देव कह रहा था, रूहान की आंखें गुस्से के कारण बड़ी बड़ी होती जा रही थी। उसके माथे की नसें फूली हुई थी। बस एक बार वो यूरोप पहुंच जाए तो यूरोप में तो खलबली ही मचने वाली थी। लेकिन किसकी खलबली, रूहान की या फिर किसी और की? माऊ बिल्ली के छोटे बच्चों को प्यार से माऊ कहते हैं। हवाई जहाज कमरे के अंदर सानवी, वो इस वक्त कहाँ है, इस बात से अनजान आराम से बेड पर सोई हुई थी। रूहान वही सोफे पर बैठा अपने चेहरे पर बेशुमार गुस्सा लिए अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। बीच बीच में उसकी नजर सानवी के ऊपर जा रही थी, जो सुकून से सो रही थी। उसका वो क्यूटनेस देख रूहान को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, बस सानवी को देखने भर से ही उसे इतना ज्यादा सुकून क्यों मिल रहा है। भले चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन मन उसका जो बाहर अशांत था, वो कमरे के अंदर आने के बाद एकदम से शांत हो गया था। उसने गहरी सांस ली और अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और फिर वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गया। सानवी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। रूहान उसके पास आकर लेट गया और उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। उसके चेहरे को देखते हुए उसे अपने और सानवी की फर्स्ट किस याद आ गई, जिसे सोचकर ही उसके चेहरे पर जुनून से भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से सानवी के पेट पर अपना हाथ रख दिया और उसे धीरे से सहलाते हुए बड़े ही कशिश भरी और दीवानगी भरी आवाज में बोला, तुम्हारे साथ एक ऐसी फीलिंग आती है, पता नहीं माऊ, लेकिन तुम्हारे पास होने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। आज तक इस सुकून से मैं बहुत ही दूर रहा हूँ, और जब अब मेरा सुकून मेरे पास है तो ये रूहान सिंह राणा अपने सुकून को पाने के लिए सारी हदें सरहदें पार कर देगा, लेकिन अपने इस वजूद को कभी खोने नहीं देगा। पूरी दुनिया देखेगी इस बेदर्द, बेरहम, डोमिनेटिक रूहान सिंह राणा का जुनून। इतना कहकर उसने सानवी के गालों को शिद्दत से चूम लिया और उसे अपनी और नजदीक खींच लिया, जिससे सानवी रूहान के और बहुत नजदीक चली गई।
सानवी ने नींद में थोड़ी सी हलचल की और फिर अपना चेहरा रूहान की तरफ घुमाकर अपना एक हाथ उसके दमदार हाथ पर रख दिया, जिससे रूहान के शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसके शरीर की सारी नसें उभर कर आ गई, जिसे महसूस कर रूहान ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर दी और सानवी का चेहरा अपने सीने पर रखकर उसे बाहों में भरकर सो गया। इस सुकून की उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। सानवी को बाहों में भरते ही रूहान की आंखें बंद हो गई और वह नींद के आगोश में चला गया। हवाई जहाज। वक्त सुबह 9 बजे। सानवी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, पर आज वो बहुत ही सुकून से सोई हुई थी। अब उसे हल्की हल्की नींद खुलने लगी, जिस कारण वो हलचल करने लगी थी। उसने अपने नाक को रब किया। जैसे ही उसने अपने नाक को रब किया, उसे सॉफ्ट की जगह बहुत ही हार्डनेस महसूस हुई, जिसे महसूस कर नींद में ही सानवी ने मुंह बना गया। उसने धीरे से अपनी नाक को फिर से उस हार्डनेस पर रगड़ दिया और मुंह फुलाते हुए बोली, अरे ये फिर से क्या आ गया? मैं तो कितना सॉफ्ट सा गद्दा लेकर सोई हुई थी, इतना हार्ड गद्दा मेरे पास कैसे आ गया? वो अपनी आंखें बंद करते हुए ही बड़बड़ा रही थी। रूहान, जिसकी नींद बहुत कच्ची थी, उसके आवाज सुनकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसकी काली गहरी वो कातिलाना आंखें इस वक्त हल्की खुली हुई थी और वह अध खुली आँखों से अपनी क्यूट से माऊ को देख रहा था। उसकी बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप पर कंट्रोल कर रखा था। सानवी ने फिर से अपने आप को उस हार्डनेस पर रगड़ दिया। इस बार उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, पता नहीं मैं इस बार भी कैसे नीचे गिर पड़ी। कभी तो ठीक से सोया कर सानू, वरना एक दिन तेरी कमर पक्का टूट जानी है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने रूहान का कठोर सीना आ गया। उसके सीने का वो उभर ही बहुत ज्यादा आकर्षण था, जिसे देख सानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह उसके सीने को धीरे से टच करते हुए बोले, ओ माय गॉड, ये क्या है? सानवी की बात सुनकर रूहान ने उसके कमर को और कसकर पकड़ लिया और उसे अपने नजदीक खींच लिया, जिससे सानवी सीधा उसके सीने से टकरा गई। रूहान ने उसके कान में अपने आकर्षित आवाज में कहा, इसे चेस्ट कहते हैं माऊ। रूहान की आवाज जैसे ही उसके कानों से टकराई, सानवी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसके शरीर पर गुस्बम आ गए थे। उसके कान में एकदम से लाल हो गए थे और वह शौक होकर रूहान के आंखों में देख रही थी। रूहान ने उसके खूबसूरत से ब्राउन आंखों में देखा और धीरे से बोला, क्या तुम्हें मेरी चेस्ट इतनी ज्यादा पसंद आ गई? उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी, जिसे महसूस कर सानवी की आंखें एकदम से छोटी हो गई और उसने रूहान को अपने आप से दूर करते हुए कहा, आप अकेले इस दुनिया में ऐसे नहीं हैं जिनका सीना इतना ज्यादा खूबसूरत है। आपसे भी ज्यादा तो उन मॉडल का सीना खूबसूरत होता है। खुद की तारीफ करना बंद कर दीजिए। इतना कहकर सानवी बेड से उठने लगी। अचानक से उसे कुछ याद आया और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रूहान से बोली, लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या भूल गए दादी माँ ने आपसे क्या कहा था? आप मेरे नजदीक तब तक नहीं आ सकते जब तक हम कुल देवताओं के दर्शन नहीं करते। इसलिए मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करें, खड़ूस। सानवी की बात सुनकर रूहान ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया, जिससे सानवी जाकर सीधा रूहान के सीने पर गिर पड़ी और उसका चेहरा बिल्कुल रूहान के चेहरे के सामने आ गया। रूहान ने अपने दोनों हाथों से उसके कमर को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को एक हाथ से पीछे करते हुए अपने आकर्षक और दबंग आवाज में बोला, मैं मेरे मर्जी का राजा हूँ। जो मुझे पसंद है मैं वही करता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मेरे सामने दुर्गा देवी ही क्यों ना खड़ी हो। और रही बात अब इस बात की, तुमने मुझे अभी अभी खड़ूस कहा, राइट? अब उसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इतना कहकर रूहान ने उससे एक शैतानी मुस्कान दी और फिर सीधा सानवी के होठों को अपने होठों के बीच फंसा दिया। सानवी शॉक होकर उसे की रिएक्शन को देखती रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया अभी-अभी उसके साथ क्या हुआ। रूहान के इसे खींचने पर वो अभी तक होश में नहीं आई थी और उसकी बात सुनकर वो सब बातें को हजम करने की कोशिश ही कर रही थी कि रूहान ने उसे किस करना भी स्टार्ट कर दिया। उसकी किस उस दिन की तरह ही बहुत वाइल्ड थी, जिस कारण सानवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो रूहान की उस किस में बहकती जा रही थी, पर रूहान अपने होश खोकर अपने सुकून को अपने अंदर तक उतार रहा था।
जब सानवी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो रूहान ने धीरे से उसके होठों को छोड़ दिया, जिसे देख सानवी तेज तेज सांसें लेने लगी। उसे इतना ज्यादा सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता देख रूहान ने उसके पीठ को हल्के से हाथों से रब किया, जिससे सानवी एकदम से नॉर्मल हो गई। उसने गुस्से से रूहान को देखा और उसे उंगली दिखाते हुए कहा, ये लास्ट बार था, नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो आप भी देख लेना। इतना कहकर उसने रूहान के हाथों को कमर से हटा दिया और बेड पर से खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वो बेड पर खड़ी हो गई, अपने आप को अलग जगह पर देखकर जोर से चीख पड़ी, बंद रही है सानवी रूहान का सुकून। पर क्या रूहान सानवी कभी एक हो पाएंगे? क्या सानवी भी करेगी रूहान से मोहब्बत, या छूट जाएगा आधे में ही इनका हाथ? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।